students, lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3, lecture number 4, lecture number 5, lecture number 6. We have done with 6 lectures of the rotational dynamics. 5 लेक्चर में सर्कुलर के बारे में देखा, 6th लेक्चर में हम लोग ने किया रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चैप्टर में अभी भी 2 से 3 टॉपिक बाकी है, 2 से 3 नहीं, लेकिन से 2, 4, 6 टॉपिक अराउंड बाकी है और उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। आज लेक्चर नंबर 7 लेके मैं आ गया हूँ। 7th लेक्चर्स में हम लोग को बेसिकली आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग 3 टॉपिक डील करेंगे। सबसे पहला लास्ट टाइम हम लोग का जो टॉपिक कंप्लीट हुआ था एंगुलर मोमेंटम, आज हम लोग डील करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और उसके बाद का जो टॉपिक होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तीनों क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इसका एप्लीकेशंस भी बहुत है, जो मैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका कैसे मेथड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इन दोनों एक्सिस थ्योरम को हम लोग को यूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का पहला टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था, दैट इज L बार इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार। मान लिया जाए ये बॉडी है, ये बॉडी रुकी हुई है, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है? नेट फोर्स कितना है इस पे बेटा? जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लग रहा है, जितना mg है उतना नॉर्मल है, ना इस तरफ फोर्स है ना इस तरफ फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या है बेटा? 0। अगर नेट फोर्स 0 होगा तो बेटा बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? बॉडी का एक्सेलरेशन भी 0। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा तो क्या बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। इसको बोलते थे हम लोग बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। स्ट्रेट लाइन की बात करो तो ये मोशन को हम लोग बोलते थे लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन में अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या है? वो रेस्ट पे ही रहेगा। अगर रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, क्योंकि उस पे नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो वहां पे हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, जो कि 11 पे पढ़ा था हम लोग ने चैप्टर में, कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 देन द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। उसके एग्जांपल्स भी हम लोग ने देखे थे। बुलेट से शूट कर रहा, बुलेट को शूट करना, गन में से बुलेट आगे की तरफ जाती है और मुझे रिकॉइल वेलोसिटी मिलती है, राइट है। ये सब एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे। फिलहाल हम लोग का जो टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम को डील करना है। इसका क्या है, कैसा है, मैं एप्लीकेशंस बाद में बताऊंगा, पहले इसका स्टेटमेंट सुनते। अगर ये बॉडी है, अगर इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। वहां पे क्या था? फोर्स। यहां पे फोर्स होता है क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, फोर्स की जगह क्या होता है? टॉर्क। ठीक है, तो इस पे अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, द लॉ स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स दैट if an external force, external torque acting on body is 0, then angular momentum remains कंजर्व। इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखना है हम लोग को। ओके, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, वी नो दैट, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? एंगुलर मोमेंटम इज गिवन एज, मैंने ये सब प्रॉपर्ली अपने नोट्स में लिख के दिया है, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूं। एंगुलर मोमेंटम is given as L बार क्या होगा बेटा? R बार क्रॉस P बार। क्लियर? अच्छा, इसमें आने वाला चेंज, किसी भी चीज में चेंज कब आता है? जब उसका क्या लिया जाता है? डेरिवेटिव। विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
ठीक है, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आ जाएगा बेटा? dl by dt is equal to d by dt of r cross p। अच्छा, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। dl by dt is equal to, चलो क्या हो जाएगा? ये u into v, डेरिवेटिव का फॉर्मूला सबको पता होगा। u into v का डेरिवेटिव होता है u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u। मींस एक का ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को ऐसे रख के पहले का डेरिवेटिव। तो यहां पे डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो क्या मिलेगा? r क्रॉस dp by dt प्लस p क्रॉस dr by dt क्रॉस p। ओके, देखो बट ये dp by dt क्या है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? व्हाट इज द dr by dt? r क्या है? पोजीशन, पोजीशन में होने वाला चेंज मतलब वेलोसिटी। r by t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज अ काइंड ऑफ वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द p bar? p इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, ये तीनों चीजों को उठा के इक्वेशन में रखो। व्हाट यू विल गेट? dl by dt is equal to r cross f plus v by, ओके, r cross f। ठीक है, अब देखो ये सब वैल्यू इसमें रखना है, तो ये हो जाएगा क्या? व्हाट इज द dr by dt? v बार क्रॉस किसके साथ? m बाहर ले लेता हूं, v बार क्रॉस v बार, राइट? बट हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखी है। व्हाट इज द v क्रॉस v का फॉर्मूला? a क्रॉस b का फॉर्मूला, a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है ab sin थीटा। दैट मींस a b, a और b कौन कौन है? b और b sin थीटा। थीटा कितना है बेटा? दोनों सेम है। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? 0, sin 0 0। तो ये v क्रॉस v कितना मिल गया बेटा अपने को? 0। v क्रॉस v कितना आ गया? 0। अगर मैं v क्रॉस v की जगह 0 रख दूं तो व्हाट इज द dl by dt? इट इज नथिंग बट व्हाट? ओनली टॉप r क्रॉस f, सॉरी r क्रॉस f। बट व्हाट इज द r क्रॉस f? हमने देखा था लास्ट टाइम लेक्चर में अपने, r क्रॉस f क्या होता है? r क्रॉस f इट इज नथिंग बट टॉर्क। तो अगर मैं ये चीज उठा के इक्वेशन में रखूंगा तो dl by dt इज इक्वल टू टाउ बार। यहां पे मालूम क्या पड़ रहा है बेटा कि टाउ, टॉर्क जब रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा। अगर टॉर्क 0 हो जाए, इफ टॉर्क बिकम्स इक्वल टू 0, तो dl by dt भी कितना हो जाएगा? dl by dt इज आल्सो बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। अगर उसमें चेंज नहीं आ रहा है मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? i ओमेगा। i ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं दो इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो सब लोग को पता होगा i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। कैसे आया? i1 ओमेगा 1 इक्वल टू कांस्टेंट, i2 ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है तो i1 ओमेगा 1 और i2 ओमेगा 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर नहीं, ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करिए वापस से वीडियो और वापस से रिवाइंड करके उसको देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। काफी इजी टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन समझते हैं। एप्लीकेशन नंबर 1, बैलेंस डांसर आपने देखा होगा, ये ऐसे कुछ डांस करती है। ठीक है, जब वो डांस करती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है? ये इस ऐसे घूम रही है वो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये केस में बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे निकालूंगा? अबाउट दिस एक्सिस, ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, सब मास है। मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सबको लिख के कैलकुलेट करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और उस टाइम पे वो घूम रही है, उसकी कुछ स्पीड है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो उस बैलेंस डांसर ने अपना हाथ अंदर कर लिया, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ कि बढ़ा? पहले ऐसे था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से कैलकुलेट किया जाता है? ये मास का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। लेकिन जैसे मैं एक्सिस के नजदीक हाथ को लेके आ गया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, बट एंगुलर मोमेंटम, क्या यहाँ पे कोई एक्सटर्नल किसी ने आपको धक्का मारा? नहीं। क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगा? नहीं, वो तो खुद से किया आपने से। जब ये केस में टॉर्क लगना कितना है? 0। अगर टॉर्क 0 लग रहा है तो ये केस सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा? I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू क्या बेटा? इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। Therefore we can write I1 by I2 is equal to ओमेगा 2 by ओमेगा 1। I1 ओमेगा 1 ये पहली केस है जब वो ऐसे डांस कर रही है। I2 ओमेगा 2 वो दूसरी केस है। तो फर्स्ट केस में जब इसका हाथ बाहर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है बेटा? जब हाथ बाहर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अगर मैं देखने जाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है? ज्यादा है। जैसे हाथ अंदर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो पहले केस में अच्छा ये दोनों इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 50 आ रहा है तो यहां पे भी मल्टीप्लाई करके आंसर 50 आना चाहिए, बराबर है। यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 50 आ रहा है तो इस साइड भी आंसर 50 आना चाहिए, तभी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, राइट है। मान लो इसका वैल्यू दिया है 25, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी 50 के लिए? देखो यहां पे एक एग्जांपल ले लेता हूं समझने के लिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मान लिया मैंने पहले केस में ले लिया, जब मैं ऐसे हाथ रखा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 25, राइट। जैसे मैंने हाथ अंदर किया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। मान लिया मैंने ले लिया 10, कम हो गया, कितना हो गया? 10। अब बताओ इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 50। इसका भी आंसर कितना आना चाहिए? 50। तो बताओ यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? इट विल बी 2। और यहां पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? 5। रियल में ऐसा होता भी है, जब मैं ऐसे हाथ करके घूमूंगा तो मेरी स्पीड क्या रहेगी? कम। बट जैसे मैं हाथ अंदर ले लूंगा मेरी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां पे भी वही हुआ है, जब उसने हाथ बाहर करके डांस कर रही थी बैलेट डांसर तो उसकी स्पीड क्या थी? कम थी। लेकिन जैसे उसने हाथ अंदर ले लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दिया? उसने रिड्यूस कर दिया, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे ही होता है जब हम लोग पानी में स्विम करते हैं। स्विमिंग के टाइम क्या होता है? जैसे ही मैं अपने हाथ को बाहर करता हूं मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है, तो मेरी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जैसे हम हाथ करके सीधा जाने का ट्राई करते हैं उस टाइम पे मेरी स्पीड बढ़ जाती है और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो ये क्या है मेरा? क्या बाहर से कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, कि जैसे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम हो रहा है दैट मींस मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है तो मेरी स्पीड क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। और जैसे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो मेरी स्पीड क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। जब हम लोग स्विम करते हैं तो हम लोग का हाथ ऐसे बाहर होता है और जब बाहर हाथ होता है तो उस टाइम पे होता है क्या? हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब वेलोसिटी कम है। हाथ अंदर ले लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। इसके लिए जो स्विम करने वाले होते हैं वो पहले क्या करते हैं? पहले अपने आप की स्पीड मेंटेन करते हैं और स्पीड मेंटेन करने के बाद वो लोग सिंपल शट से हाथ करके अंदर करके एक स्पीड को मेंटेन करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये फिनोमेनन बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, ये आज का हमारा पहला टॉपिक था। स्टार्ट करते सेकंड टॉपिक, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों यूज कर रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम? क्या जरूरत है इसको यूज करने की? मैंने आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फर्स्ट लेक्चर में यानी कि मेरे पहले लेक्चर के कल इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया था, जो आपने देखा होगा। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ने देखा था कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग को यह पता होना चाहिए कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है। जैसे ये बॉडी ले लेता हूं तो ये बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है? मान लेता हूं ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैसे रोटेट करेगी? ऐसे रोटेट करेगी। ये कहां से पास हो रही है एक्सिस? फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ओके, मुझे यहां का नहीं चाहिए। मान लो ये बॉडी अगर इसके अबाउट रोटेट कर रही है
तो ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, राइट ना, ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। अच्छा, इसके अबाउट में नहीं चाहिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है। अच्छा, इसका पता है तो यहां के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, इसका पता है तो यहां का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे सेंटर का किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, सेंटर ऑफ मास का, तो मैं बॉडी के किसी भी पॉइंट पे जाके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। और इसको यूज करें, डिराइव करने के लिए हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं, जो थ्योरम यूज करते हैं, उसका नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान लिया कोई बॉडी ले लिया, ठीक है, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास से लाइन पास हो गई है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट सी ले लेते हैं। तो अगर ये पूरी बॉडी इसके अबाउट घूम रही तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आईसी। ये मान लिया पॉइंट ओ से पास हो रहा है, जो कि एक्सिस इसके पैरेलल है, जैसे मैंने बताया ये एक्सिस ये इसके पैरेलल है, इसका पता है तो इसका निकाला जा सकता है। वैसे ही ये वाली एक्सिस है, ये इसके क्या है, पैरेलल, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट अगर बॉडी घूम रही तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट। मान लिया इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज एच। अगर इस बॉडी का एक भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लूंगा अबाउट सेंटर, क्या बोला मैंने, अगर कोई एक बॉडी पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट मान लिया इसका मास क्या है, डीएम, पॉइंट पी है। इस बॉडी में किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट मास का अबाउट ये एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, तो इंटीग्रेशन मेथड से ये बॉडी किससे बनी रहेगी, ऐसे छोटे 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 पार्टिकल से बनी रहेगी। तो इंटीग्रेशन करके मैं पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल लूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक पार्टिकल का निकालते हैं। कितना डिस्टेंस पे है, आर सी लिया है तो इसको आर सी दिखा देते, ठीक है। अच्छा, अगर ये पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल लूं आर ओ, तो मैं पूरे बॉडी का इंटीग्रेशन से निकाल सकता हूं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। डायग्राम समझ गए? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, लेट आई नॉट आई सी, आई नॉट और आई सी का नाम बताओ। कंसीडर बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास m बता दिया, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस which is passing through center of mass having the moment of inertia IC and a parallel axis having the moment of inertia I naught as shown in diagram. Let dm be the small point mass at a distance of RC and RO from point C and O respectively. The moment of inertia of point mass dm about सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, सेंटर ऑफ मास से क्या मिलेगा, जो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो मिलेगा dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा बेटा, पूरे बॉडी का इंटीग्रेशन। अगर मैं एक छोटे से पार्टिकल का निकाल लेता हूं तो क्या पूरी बॉडी का निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। कैसे निकाला मैंने, एक छोटे से पार्टिकल का निकाला, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या पूरी बॉडी का निकाल सकता हूं, यस। कैसे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करना, समेशन करना, और समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये निकाल लिया मैंने अबाउट पॉइंट सी। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके अबाउट निकाला, अबाउट पॉइंट सी दैट इज सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ
पॉइंट ओके निकालते हैं, क्या आएगा पॉइंट ओके बेटा, I नॉट इज इक्वल टू dm इंटू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r नॉट का स्क्वायर। देयरफॉर अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं तो I नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू r नॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करेंगे हम लोग और इस डेरिवेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। क्लियर है? देखो कैसे, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को, बड़ा वाला, क्लियर है? इन ट्रायंगल विच वन, ओ पी, मान लेते ये पॉइंट एम है, नहीं एम तो लिया है ना हमने, बी ले लेते, ठीक है? इन ट्रायंगल ओ पी बी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसका स्क्वायर विल बी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लगाओ। ओपी का स्क्वायर विल बी पीबी का स्क्वायर प्लस कितना, ओबी का स्क्वायर। बट ओबी के स्क्वायर में दो चीजें, क्या, ओसी प्लस सीबी, लिख देते उसको भी। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी का स्क्वायर प्लस व्हाट इज ओबी का स्क्वायर, ओसी प्लस सीबी का होल स्क्वायर। अब ये पूरे इक्वेशन को एक्सपांड करो, देयरफॉर ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीबी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? वेट, ये इक्वेशन पे रिटर्न आएंगे, बट इसके पहले एक चीज और, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम डायग्राम अगेन, एक चीज और, ये छोटा ट्रायंगल और दिख रहा है, कौन सा, इन ट्रायंगल सीपीबी, सीपीबी, एक और पाइथागोरस लगाओ, सीपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पीबी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 व्हाट वी कैन से, देखो यहां पे पीबी का स्क्वायर, देखो कहां पे, इसमें सीबी का स्क्वायर, इन दोनों को हटा के क्या मैं सीपी का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख दो, क्या आ जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 व्हाट आई कैन राइट, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया मैंने, एक है पहले वहां पे ओसी का स्क्वायर और इन दोनों को हटा के क्या लिख दिया, सीपी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टू दी ओसी इंटू सीबी। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है? अब जितने भी वहां पे वैल्यूज आए सबका डायग्राम से डिस्टेंस रखो। देखो ओपी किधर है, आर नॉट, ओपी मतलब बेटा कितना है, आर नॉट का स्क्वायर। ओसी किधर है, ओ सी, क्लियर, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। वेयर इज योर सीपी, सीपी, सीपी कितना है बेटा, आर सी का स्क्वायर 2 टाइम्स टू दी, ओसी किधर है, एच, सीबी किधर है, एक्स, सब वैल्यूज रख दिया। मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय डीएम, डीएम से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, डीएम इंटू आर नॉट का स्क्वायर, डीएम इंटू एच का स्क्वायर, डीएम इंटू आर सी का स्क्वायर 2 टाइम्स टू दी एच इंटू एक्स इंटू डीएम। अब इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर नॉट का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एच का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर सी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2h इंटू एक्स इंटू डीएम। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, ये कहता है आर सी का बेटा। इक्वेशन नंबर 2 में देखो डीएम इंटू आर नॉट का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, आई ओ, क्लियर, एक्स कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा, इंटीग्रेशन आपने बेसिक किया रहेगा उसके बाहर चला गया। डीएम, डीएम क्या है, एक छोटा पॉइंट मास है, ऐसे सब छोटे 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 पॉइंट मास का एडिशन, मतलब एंटायर बॉडी का मास
dm इंटू आर सी का स्क्वायर, dm इंटू आर सी का स्क्वायर क्या होगा, आई सी, प्लस इसमें से 2h बेटा क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स। बेटा ये dm इंटू एक्स जीरो होता है, क्यों जीरो होता है समझो। मान लो अच्छा ये dm इंटू एक्स मैं किसके अबाउट देख रहा हूं, अबाउट सेंटर समझ रहा हूं, सेंटर के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑन द लेफ्ट एंड द सेंटर के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑन द राइट क्या होगा, इक्वल। जैसे मैं सेंटर, एक तराजू होता है ना, अगर तराजू को पकड़ता हूं सेंटर पे और दोनों तरफ इक्वल मास रखता हूं तो जो डिटेक्टर रहेगा वो कहां दिखाएगा, सेंटर पे, जीरो पे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास नहीं, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं होता कि जितना मास यहां है उतना मास यहां है, ये नहीं होता है। उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास फ्रॉम, distribution of the mass on the left hand side from the center of mass is equal to distribution of the mass on the right hand side from the center of mass। मतलब ये वही बता रहा है, summation of the dm into x, mass into distance, ये center of mass का फॉर्मूला होता है, mass into distance on the left प्लस मास इंटू डिस्टेंस ऑन द राइट, सबको ऐड कर देंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां होता है वो मिलता है। बट अगर पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास से ही डिस्टेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, जीरो। तराजू को अगर मैं सेंटर में ही पकड़ के दोनों तरफ इक्वल वेट रख दूं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो ये चीज टर्म क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। तो हम लोग को स्ट्रेट यहां पे फॉर्मूला क्या मिल गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, IC प्लस MH का स्क्वायर। दैट मींस अगर मैं अब इसका स्टेटमेंट बताऊं तो स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, अब स्टेटमेंट सुनो। द लॉ स्टेट्स दैट, या फिर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मैं क्लास में हूं फोन मत कर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट any axis is equal to sum of moment of inertia of a body about the center of mass and product of mass of the body and square of the distance between two parallel axes। देखो यहां पे ये बताया, इसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के, किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के, क्या बोलेंगे, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ये कहां से पास हो रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। ये चीज को मेरे को रिटन में लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। इसका यूज मैं अपने आने वाले अगले लेक्चर में यूज करूंगा। कोई भी बॉडी लूंगा और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसी भी एक्सिस अगर फाइंड करना है तो वो बताऊंगा, ठीक है। एक बार वापस से डेरिवेशन को आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, ठीक है। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक आज के लेक्चर का, अगर मैं बोलता हूं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है, मुझे इसके अबाउट निकालना है, यस वी कैन फाइंड इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के अबाउट भी निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस से ये एक्सिस, ये एक्सिस से ये एक्सिस, अच्छा ये एक्सिस पे निकाल लिया, ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो आईसी है, वो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मैं अगले लेक्चर में हर एक बॉडी का अबाउट सेंटर ऑफ मास मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये एक्सिस का पता है, इस एक्सिस का निकालना है, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये वो है हम लोग का h, क्या पूरे बॉडी का मास पता है, वो है हम लोग का m। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, अब देखो अगर मुझे ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, बट अब मुझे ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट मींस बॉडी कैसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है बॉडी। पहले बॉडी ऐसे घुमा रहा था तब निकाल रहा था, लेकिन अब इस बॉडी को ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी नहीं, अगर मैं और केसेस ले लूं, अगर मैं और केसेस ले लूं, ये बॉडी ऐसे है, ये ऐसे घूम रही है, लेकिन अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये एक्सिस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
इस एक्सिस के अबाउट निकालना है अगर बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो। अच्छा ये जो एक्सिस आई, ये जो एक्सिस आई और ये जो एक्सिस आई, ये दोनों एक्सिस इसके क्या है, परपेंडिकुलर। इसलिए ये एक्सिस और ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग एक नया थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या होता है बेटा, समझते हैं इसको और इसको डिराइव करते हैं। ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मान लिया कोई एक लेमिना ले लिया, लेमिना मींस ये एक टाइप का लेमिना है, चपटी बॉडी, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, तीनों एक्सिस है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिफाइन की जाए, ये इसकी कौन सी एक्सिस हो गई, मान लिया जाए ये हम लोग की जेड एक्सिस हो गई, ये कौन सी एक्सिस हो गई, मान लिया जाए ये वाई एक्सिस है। लेट अस कंसीडर दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। ये प्लेन लेमिना है, दिख रहा है ऐसा, ये इसका जेड एक्सिस, ये इसका एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस। ये ऐसी बॉडी, इसकी जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। इसके अबाउट कैसे घूमेगी, ऐसे। इसके अबाउट बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे। इसके अबाउट कैसे घूमेगी, ये एक्सिस के अबाउट ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगी, ऐसे। तो किसी भी तरीके से बॉडी रोटेट हो सकती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इस बॉडी का मास क्या है, m। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिया dl, कितना डिस्टेंस पे बेटा, r डिस्टेंस पे। r इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे, ये देखिए समझिए, ये मेरा z एक्सिस हो गया, ये मेरी z एक्सिस है, ठीक है। दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल है इतनी दूरी पे, r डिस्टेंस पे, ये z एक्सिस है। ये पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यही तो है, परपेंडिकुलर हुआ ना ये। अगर मैं सीधा करूं, अब देखो उस पार्टिकल का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये r। तो यहां पे ये एक्सिस ऐसी है और पार्टिकल सामने है, ये हो गया। अच्छा, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दो और एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये भी डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये y एक्सिस पे तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितना रहेगा, y। ये x एक्सिस पे तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, x। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m having the moment of inertia, consider a body of mass m having the moment of inertia ix, iy and iz about an axis passing through x axis, y axis and z axis respectively. Clear? Moment of inertia about x axis is given by, moment of inertia about x axis is given by, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो, x एक्सिस कौन सी, ये देखिए, ये हो गया। x एक्सिस कौन सी, ये x एक्सिस कौन सा, ये वेयर इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस कंसीडरेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस से इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो वो कितना है, क्लियर। इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, ये होगा ना, और इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, क्लियर, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस अगर मेरे डायग्राम में y है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, अगर ये डिस्टेंस मेरे डायग्राम का y है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, y। अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, कौन सी एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस, का फॉर्मूला क्या होगा, dm इनटू डिस्टेंस दैट मींस y का स्क्वायर। और इस एक्सिस के अबाउट पूछूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस dm इनटू x का स्क्वायर, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर, आ जाओ समझते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से डिस्टेंस है दैट मींस y, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा, dm इनटू y का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाय, क्या होगा बेटा, Iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू x का स्क्वायर, बताया ना भाई, ये एक्सिस है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट z एक्सिस इज गिवन बाय, z एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, Iz इज इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, एक ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये पॉइंट O ले लेते, ये A ले लेते और ये P ले लेते, OAP इन ट्रायंगल OAP, पाइथागोरस लगाओ, देखो ये परपेंडिकुलर है, r का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय dm, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, dm इनटू r स्क्वायर, dm इनटू x स्क्वायर, dm इनटू y स्क्वायर। क्लियर है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन dm इनटू r स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm इनटू x स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm इनटू y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 2 3 में देखो, व्हाट इज दिस, ये टर्म क्या है, dm इनटू r स्क्वायर iz, व्हाट इज द dm इनटू x स्क्वायर iy, and what is the dm into y square, ix. So we can write iz is equal to ix plus iy. तो moment of inertia of a body about an axis passing through the plane, passing through the body and perpendicular to the plane. Moment of inertia of a body about an axis passing through the body and perpendicular to the plane is equal to, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर, सॉरी इसका नाम क्या है, पासिंग थ्रू सेंटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, Iz का नाम क्या है, वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू sum of moment of inertia about two mutual perpendicular axes lying in the same plane and they being concurrent with each other, मतलब तीनों की तीनों कहीं मिल रही है एक ही पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है, ये वापस से moment of inertia of a body about an axis passing through center and perpendicular to the plane, passing through center and perpendicular to the plane is equal to sum of moment of inertia about two mutual perpendicular axes, about two mutual perpendicular axes lying in the same plane and concurrent with each other. Okay, तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोगों ने देखी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोलिंग मोशन और इस चैप्टर का ओवरव्यू करके इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप अभी तक भी अगर लेक्चर्स को नहीं देखा है आप लोग ने, तो अभी भी लेक्चर्स को आप देख लीजिए ताकि इसके न्यूमेरिकल जब मैं कराऊं तो उसमें आपको काफी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।